बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम पंजाब यूनिवर्सिटी का एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स कोर्स कोड है मैथ 1003। BS फिज़िक्स सेकंड सेमेस्टर 2023 का ये पेपर है। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। हर क्वेश्चन के नंबर हैं 5। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी मेक बाय यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 विदाउट रेपिटिशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ओनली इवन नंबर्स। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। थर्ड वन है राइट अ नोट ऑन एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सिक्स्थ वन है एक्सप्लेन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हम पहले इन शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें ये 5 डिजिट्स दिए गए हैं। इन 5 डिजिट्स की मदद से हमने 3 डिजिट नंबर जो है ना वो डिज़ाइन करना है और विदाउट रेपिटिशन करना है। इस वजह से यहाँ पर हम परमुटेशन यूज़ करेंगे। तो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इन विच 3 डिजिट कैन बी मेड विदाउट रेपिटिशन, हम ये परमुटेशन का जो फार्मूला है ये यूटिलाइज़ करेंगे। और यहाँ पर जो 5p3 है ये 60 हमारे पास आंसर आ रहा है। यानी 60 ऐसे पॉसिबल वेज हैं जिनकी मदद से हम इन 5 में से 3 डिजिट्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें कि जब आप 60 पॉसिबल वेज डिज़ाइन कर लेंगे तो इनमें कुछ ऐसे भी होंगे कि जो 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे, जैसे 0 1 2 है, 0 1 5 है, 0 3 4 है। तो वो डिजिट जो 0 से स्टार्ट हो रहा है उसको अब हमने डिस्कार्ड करना है, क्योंकि 0 अगर पहली लोकेशन पर आ जाए तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। 0 को लास्ट लोकेशन पर आना चाहिए, वहाँ पर उसकी अहमियत है। तो अब हमने इन 60 में से वो डिजिट्स जो है ना वो नंबर 3 डिजिट हमने डिस्कार्ड करने हैं जिनके शुरू में 0 आ रहा है। तो अब ये देखें कि अगर शुरू में 0 आता है यानी हमारी जो फर्स्ट लोकेशन है ये फिक्स हो गई है। तो अब जो बाकी की 2 लोकेशन है यानी थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, बट जो फर्स्ट लोकेशन पे 0 है उसको हमने एलिमिनेट करना है। तो बाकी के जो 4 डिजिट्स हैं उनमें से फिर हमने निकाले हैं 2। तो इस मुनासिबत से यहाँ पर 4p2 से हमारे पास ये 12 आ रहा है। अब 60 हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनकी मदद से हम 3 डिजिट नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इन 60 में से वो 3 डिजिट नंबर जिनके शुरू में 0 आता है उनको हम निकाल देते हैं। इन 60 में से ये 12 जो है ना ये हमने निकाल दिए, तो बाकी हमारे पास ये 48 जो है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये है कि आपने जो 3 डिजिट को यूज़ करके एक नंबर बनाया है वो इवन नंबर होना चाहिए। तो आप ये देखें कि जो इवन नंबर है जो 3 डिजिट्स को यूज़ करके हम बनाएंगे वो तब इवन कंसिडर होगा अगर थर्ड लोकेशन के ऊपर हमारे पास 0 2 और 4 आ जाए। यानी इवन डिजिट के लिए ज़रूरी है कि जो लास्ट डिजिट होगा उन 3 डिजिट्स में वो 0 2 और 4 में से होना चाहिए, तभी इवन नंबर बनेगा। केस 1 है हमारे पास, अगर हम 0 को कंसिडर करते हैं एट द थर्ड लोकेशन, यानी यहाँ पर हमने 0 ले लिया, तो फिर इन 2 लोकेशंस के ऊपर कौन से नंबर आएंगे। जहाँ तक बात है इसकी फर्स्ट पोजीशन की, तो 0 आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। इसका मतलब है कि जो बाकी के 4 डिजिट हैं 1 2 3 4, इनमें से कोई एक डिजिट जो है वो फर्स्ट लोकेशन पे आ सकता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट लोकेशन है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं 4p1, ये हमारे पास आ रही है 4, यानी 4 वेज हैं जिनकी मदद से हम फर्स्ट लोकेशन को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह जो सेकंड लोकेशन है
उसको फिलअप करने के लिए हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 3p1 है, यानी 3 पॉसिबल वेज है। आप नोट करेंगे जब 0 यहाँ पर लग गया और एक नंबर आपने यहाँ पर यूज़ कर लिया तो बाकी आपके पास बचेंगे 3। उन 3 में से फिर कोई एक नंबर यहाँ पर आएगा। तो इस मुनासिबत से ये 4 and 3 है, 4 फॉर फर्स्ट लोकेशन, 3 फॉर सेकंड। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास है वो नंबर जो लास्ट पे 0 ले रहे हैं उनके पॉसिबल वेज मिल जाएंगे, यानी 12 पॉसिबल ऑप्शंस हैं जिनमें इवन नंबर जनरेट होगा और लास्ट पे 0 होगा। अब हम सेकंड को यानी 2 को जो है हम लास्ट लोकेशन पे ले लेते हैं। अगर हम इस 2 को लास्ट लोकेशन पे ले लें, यानी थर्ड लोकेशन के ऊपर जो है वो हमने 2 कंसिडर कर लिया, तो अब आप नोटिस करें कि बाकी डिजिट्स जो हैं आपके पास है 4, जिनमें 0 भी शामिल है। तो 0 जो है चूँकि फर्स्ट लोकेशन पे आ नहीं सकता, इस वजह से 0 भी निकल गया और ये 2 भी निकल गया, तो बाकी आपके पास नंबर हैं 3। अब उन 3 डिजिट्स में से कोई एक नंबर जो है ना वो यहाँ पर यूज़ होगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट लोकेशन की फिलअप है वो 3p1 यानी 3 पॉसिबल वेज होंगे। दूसरी खास बात ये देखें कि जो सेकंड लोकेशन है वहाँ पर भी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी 3 हैं। उसकी वजह ये कि एक नंबर आपका यहाँ पर यूज़ हो गया और 2 नंबर आपने थर्ड लोकेशन पे यूज़ कर लिया। 0 को आपने यहाँ कंसिडर नहीं किया, बट 0 इस लोकेशन के लिए कंसिडर हो सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बाकी के 3 बचे हुए हैं उनमें से कोई एक नंबर आएगा इंक्लूडिंग 0। तो ये 3p1 ये आपके पास 3 पॉसिबल वेज है। तो वो इवन नंबर जिनके लास्ट पे 2 आता है उनकी तादाद हम निकाल सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। हमारे पास 9 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें इवन नंबर जनरेट होता है और उन इवन नंबर्स के जो लास्ट के ऊपर नंबर आ रहा है वो 2 है। इसी तरह हम ये केस 3 भी डिस्कस करते हैं। केस 3 में कि अगर हम थर्ड लोकेशन के ऊपर 4 ले लें तो 0 जो है वो यहाँ पर आ नहीं सकता। इस वजह से बाकी के जो 3 हैं उनमें से किसी नंबर ने इस लोकेशन पे आना है। तो 3p1 से 3 पॉसिबल वेज हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह 0 जो है वो यहाँ पर कंसिडर हो सकता है, तो एक 4 नंबर यहाँ सेलेक्ट हो गया, एक नंबर यहाँ पर चूज़ हो गया, तो बाकी जो है उनमें से कोई एक यहाँ पर आएगा। इसका मतलब 3p1 से अगेन आप एक नंबर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो 3 × 3 से 9 पॉसिबल वेज जो हैं ये हमारे पास आ रहे हैं जिनमें इवन नंबर जनरेट हो रहा है और उन इवन नंबर में जो तीसरा नंबर है वो 4 है, यानी जो थर्ड डिजिट है वो 4 है। अब ये देखें कि हमने टोटल 3 डिजिट इवन नंबर निकालने हैं, तो टोटल 3 डिजिट इवन नंबर जो हैं वो हम बना सकते हैं 12 पॉसिबल वेज से, 9 पॉसिबल वेज से और ये वाले 9 पॉसिबल वेज। इनमें 0 जो है वो थर्ड लोकेशन पे है, इनमें 0 जो है वो सेकंड जो है वो थर्ड लोकेशन पे है, इनमें 4 जो है वो थर्ड लोकेशन पे। तो इनको सम अप करें तो ये 30 पॉसिबल वेज हैं जिनमें हम 3 डिजिट इवन नंबर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट जुज़ जो है वो सॉल्व होगा। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट, और इसमें है जी डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV। CV जो है हम बेसिकली वेरिएबिलिटी को स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कंसिस्टेंसी को स्टडी करने के लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज़ करते हैं। यानी बेसिकली ये एक relative measure है, relative measure of dispersion है। To compare the variability to or more than 2 sets of data, we use relative measure of dispersion known as coefficient of variation। कार्ल पियर्सन ने ये टर्म जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई थी और इसको हम लिख सकते हैं
परसेंटेज रेशो बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर हम सैंपल की डाटा में काम कर रहे हैं तो ये हमारे पास CV का फार्मूला होगा। अगर हम पॉपुलेशन डाटा में काम कर रहे हैं तो फिर हमारे पास ये CV का फार्मूला होगा। यहाँ पर एक चीज़ आपने ज़हन रखनी है कि अगर मीन की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर हम CV फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जब मीन यहाँ 0 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाना है, इन्फिनिट की वजह। इस वजह से CV तब एप्लीकेबल होगा अगर मीन इज़ नॉट इक्वल टू 0। CV जो है ये यूनिट लेस है, इसके साथ कोई यूनिट हम नहीं लिखते, जैसे केजी है, किलोमीटर है, डॉलर, पाउंड, इस तरह का कोई सिंबल, कोई यूनिट हम यूज़ नहीं करते। उसकी वजह ये है कि ये एक प्योर नंबर है, ये यूनिट लेस है। लीस्ट वैल्यू ऑफ CV इंडिकेट मोर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। अगर दो डिफरेंट डाटाज को आप कंपेयर कर रहे हैं तो उन दोनों में जिसका CV छोटा होगा वो बेस्ट डाटा कहलाएगा। अगर हम इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं। देखें, ये डाटा है जिसमें वेरिएबिलिटी इस तरह की है, B डाटा में वेरिएशन इस तरह की है, C डाटा में वेरिएशन इस तरह की है। A डाटा का जो CV है वो 2% है, B डाटे का CV 8% है और C डाटा जो है इसका CV 15% है। तो अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो जो सबसे छोटा CV है वो ये A डाटे का है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डाटा A है ये मोर कंसिस्टेंट है एज कंपेयर टू B एंड C। क्वेश्चन 3 है कि डिफाइन एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी। अब ये जो एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी है ये बेसिकली एग्जाम्स पे बेस करती है। एग्जाम जो है कोई ऐसी पार्टिकुलर स्टेटमेंट है जो हम एज्यूम करते हैं कि ये ट्रू है, यानी एक मफरूज़ा है जो सही भी हो सकता है और जो गलत भी हो सकता है, बट वी एज्यूम इट इज़ ट्रू। हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, कोई एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया और उसके पॉसिबल ऑप्शन जो हैं, ये पॉसिबल आउटकम जो हैं E1, E2, EN, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इन पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज़ हमने लिख ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी ऑफ EN। अब ये जो आपने एग्ज़ाम्स बनाए हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं इनको हमने कोई ना कोई रियल नंबर असाइन कर दिया जिसे हमने उन एग्ज़ाम्स की प्रोबेबिलिटी कहा। अब ये जो एग्ज़ाम्स हमने जनरेट किए हैं तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम जो हैं इन मेजर एग्ज़ाम्स को फुलफ़िल करेंगे। यानी जो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है उससे एक सैम्पल स्पेस बनी, उस सैम्पल स्पेस के अंदर n पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स आए हैं और ईच सैम्पल पॉइंट हमने एक रियल नंबर असाइन किया जिसे हमने प्रोबेबिलिटी कहा। और ये सारी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं फॉर डिफरेंट सैम्पल पॉइंट्स ये इन मेजर एग्ज़ाम्स को फुलफ़िल करेंगी। तमाम जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉजिटिव होगी, यानी 0 या 0 से बड़ी। तमाम जो एग्ज़ाम्स हैं, जो सैम्पल पॉइंट्स हैं, इनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो 0 और 1 के दरमियान होगी। तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 के इक्वल होगा। अगर हमारे पास से A और B 2 इवेंट्स हैं और दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इनको हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर आपकी एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी जो है वो इन सभी एग्ज़ाम्स को फुलफ़िल कर रही है तो फिर हम कहेंगे कि वहाँ एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी होल्ड करती है, अदरवाइज़ वहाँ पर एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी जो है वो होल्ड नहीं कर रही। ये जो एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी है ये बेसिकली एग्ज़ाम्स के ऊपर ही बेस कर रही होती है। 4th क्वेश्चन है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है बाय नेचर ये डिस्क्रीट है, इसकी रेंज 0, 1, 2 अप टू सो ऑन n और n के ऊपर कंडीशन है कि ये 30 या 30 से कम होगा। अब जो मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स है उसमें n की वैल्यू हम 20 ही लेते हैं, 20 से नीचे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे पास PMF है, जनरल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पर n जो है ये नंबर ऑफ ट्रायल है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के
दो पैरामीटर्स हैं, एक n है दूसरा p। इन्हीं दोनों पैरामीटर्स के चेंज होने से डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो है वो चेंज हो जाती है। बायनोमियल का मीन np है, वेरिएंस npq है, और जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें हमारे पास जो मीन है ये हमेशा वेरिएंस से बड़ा होता है। अगर p और q बराबर हैं तो फिर सिमेट्रिकल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर p q से बड़ा है तो नेगेटिव सिक्यूड, और अगर p जो है वो q से छोटा है तो फिर ये पॉजिटिव सिक्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो इसके इक्वल है। ये e की पावर t है तो इसकी जगह पर अगर आप e की पावर योटा t लिख दें तो ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बन जाएगा। सैम्पलिंग जो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जो एलिमेंट आपने निकाला है उसको आपने फिर वापस डाल देना है नया एलिमेंट निकालने से पहले। अगर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर n की वैल्यू लार्ज हो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और p बहुत शॉर्ट हो, इतना छोटा कि ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास np आया है ये 0.05 से लेके 15 तक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होगा। दूसरी ख़ास बात ये कि अगर np की वैल्यू 15 से बड़ी हो जाए तो फिर बायनोमियल जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होगा। मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूरनेस फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसके इक्वल है, और मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस जो है फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो इसके इक्वल है। यहाँ पर p और q जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमने नोट लिखना है। तो जो स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, कॉन्फिडेंस इंटरवल टेस्टिंग में यूज़ करते हैं। जब सिग्मा हमारा अननोन होता है और सैंपल की वैल्यू जो है वो 30 से छोटी होती है। अगर हम टेस्ट स्टैटिस्टिक की बात करें तो ये टी जो है x बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर अंडर रूट एन, ये हमारा टी स्टैटिस्टिक है। यहाँ पर जो x बार है ये सैंपल का मीन है, और जो s है ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। और ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो वेरिएंस है जिसका आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है ये अनबायस्ड है, क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर या टी टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर जो हम वेरिएंस यूज़ कर रहे होते हैं वो अनबायस्ड होता है, वो बायस्ड नहीं होता। अब इस टेस्ट स्टैटिस्टिक का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो वो टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जनरल पीडीएफ जो है ये हमारे पास ये वाला है। बीटा अंडर रूट एन बीटा, ये बीटा फंक्शन है 1/2 कॉमा n/2, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई n ओवर n प्लस 1 ओवर 2। इसकी जो रेंज है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है, और ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है या ये टी टेस्ट जो है ये टी को फॉलो करता है, टी टेस्ट स्टैटिस्टिक टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये इसका पैरामीटर है। अगर n की वैल्यू में चेंज आएगा तो फिर इससे टी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें सबसे पहली ये है कि बाय नेचर ये एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। इसका जो रेंज है -इन्फिनिटी टू प्लस है, n इज़ इक्वल टू 1। अगर आप n की जगह पर 1 लिख दें तो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये काशी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इसमें n की जगह पर 1 लिख दें और इसे सॉल्व करें तो ये काशी डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ बन जाएगा। टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो 0 और वेरिएंस जो है n ओवर n-2 है। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि वेरिएंस एग्जिस्ट करता है फॉर n ग्रेटर देन 2, यानी n जो है ना 2 से बड़ा होगा तो वेरिएंस जो है वो आप निकाल सकते हैं। अगर टी टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है इसका स्क्वायर ले लें तो ये f डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, इससे हम f टेस्ट भी बना सकते हैं।
जो कि इस डिग्री ऑफ फ्रीडम में वर्क करेगा। ये बेल शेप्ड कर्व है और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। शेप जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन की वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर। जो वेरिएंस है टी डिस्ट्रीब्यूशन का ये ग्रेटर देन 2 है। ये मैंने 1 लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर 2 बनना है, क्योंकि अगर n की वैल्यू आप 2 लेंगे तो 2 की सूरत में ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 होने से ये फिर अनडिफाइंड होगा। टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिंगल पैरामीटर रखता है जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं सिंगल मीन के लिए, और कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डबल मीन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है बेसिकली इसका ताल्लुक जो है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के साथ है। जैसे PMF होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, उसका ताल्लुक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से होता है। तो जो PDF है इसका ताल्लुक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के साथ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को समझ सकते हैं। एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जो ईच एंड एवरी वैल्यू अज्यूम करता है जिसके एक से ज़्यादा यूनिट्स हैं, जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी जिसको मेजर किया जाता है। एक होता है काउंट करना, काउंट जो काउंटिंग प्रोसेस में आ रहा है, जो काउंटेबल है वो डिस्क्रीट होता है, जैसे 1 2 3 4 चेयर्स को काउंट करना, स्टूडेंट्स को काउंट करना। तो यहाँ पर हमने मेजर करना है, यानी टेम्परेचर मेजर करना, हाइट मेजर करना। तो ये बेसिकली कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की पहचान है। ये अनकाउंटेबल वैल्यूज जो है रखता है। तो ऐसा वेरिएबल जिसमें ये 4 क्वालिटीज़ हैं उसको हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। अब यहाँ पर देखें, अगर आप वेट को स्टडी कर रहे हैं तो वेट के यूनिट जो है यहाँ पर लिखा है मोर देन 1 यूनिट। इट मीन्स कि वेट के यूनिट जो है मन में भी हो सकता है, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, तोला, माशा, रत्ता वगैरह। तो एक से ज़्यादा यूनिट्स हैं। हाइट है तो मीटर, फुट, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ईयर्स है तो एज है तो ये ईयर में भी हो सकती है, मंथ में भी, वीक्स में भी, डेज में भी, आवर्स में भी, मिनट में भी, सेकंड में भी हो सकती है। तो अब ये जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है इसका जो फंक्शन है उस फंक्शन को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, और ये इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। अगर हम इस fx को डिफाइन करना चाहें तो ये fx जो है ये इंटीग्रेबल फंक्शन है जो डिफाइन किया जाता है ओवर रियल वैल्यूज ऑफ x। रियल वैल्यूज ऑफ x मीन -∞ टू +∞, कोई भी वैल्यू ये अडॉप्ट कर सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A टू B ये आपने निकालनी है। तो चूंकि हम ओवर रियल वैल्यू इसको लिखना चाह रहे हैं तो -∞ से A तक हम जाएंगे, फिर A से B तक, फिर B से इन्फिनिटी तक। अब ये वाली 2 जो है ये 0 होंगी, क्योंकि इससे नीचे भी वैल्यू 0 है और इससे ऊपर भी वैल्यू 0 है। तो आपको ये वाला हिस्सा जो है ये चाहिए। अब ये जो PDF है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली तो ये कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी वैल्यू या 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। 0 और 1 के दरमियान इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 है, यानी टोटल एरिया अंडर द कर्व इज़ 1। जो A टू B अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसको आप इस तरह लिख सकते हैं। अगर आप क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें तो ये आपके पास PDF के इक्वल होगा, और अगर आप PDF का इंटीग्रेशन ले लें तो ये कैपिटल FX के बराबर है। ये एक PDF है, एक CDF है। CDF जो है ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और PDF जो है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अगर आप CDF का ग्राफ देखेंगे तो ये इस तरह होगा, यानी इंक्रीजिंग फॉर्म में। PDF का ग्राफ जो है ये इस फॉर्म में आ सकता है। तो अगर आपने 2 पॉइंट्स के दरमियान प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे प्रोबेबिलिटी है C से लेके D तक, तो हम पहले D तक जाएंगे, उसमें से C तक जो है ये हम माइनस कर देंगे। बड़ी लिमिट में से छोटी वाली जो है ये हमने माइनस करनी है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की सूरत में इस तरह भी लिख सकते हैं, FD माइनस FC। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है यहाँ पर हम ये x की जगह पर पहले D रखेंगे, फिर x की जगह पर C रख के इसको सॉल्व करेंगे और माइनस कर देंगे इनके न्यूमेरिकल आंसर को।
अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट पीसीज ऑफ सर्टेन अलॉय इज गिवन एज अंडर, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड। नेक्स्ट है, ए फर्म बाय 3 शिपमेंट ऑफ पार्ट्स ईच ईयर, द परचेजिंग एजेंट्स सेलेक्ट एट रैंडम फ्रॉम 4 in-state supplier and 6 out-state supplier. What is the probability the orders are placed with in-state supplier only, out-state suppliers only, at least 1 in-state supplier? अब ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो दी गई है। तो इस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से आपने मीन, मीडियन, मॉड निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इस डाटे को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी इसकी अरेंजमेंट करेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू उससे बड़ी एंड सो ऑन, इस तरह मैंने ये डाटे को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ये जो इन्फॉर्मेशन थी इस सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब ये देखें कि इस डाटे में 95 जो है वो सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है, यानी 2 बार ये आ रहा है, तो ये हमारा मॉड है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मीडियन के लिए हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं n+1/2th वैल्यू। तो n की जगह पर हमने रखना है 10, 10 + 1/2, ये 5.5 आ रहा है। 5.5 से मुराद ये कि पाँचवीं वैल्यू 1 2 3 4 5, 95, फिर 95 से आगे भी आपने जाना है 0.5, तो इस अगली वैल्यू में से पिछली को निकाल लें और उसे 0.5 से ज़रब दे के इसमें ऐड कर लें, तो ये 95 भी हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा मीडियन भी है। मीन के लिए इन सारी वैल्यूज़ को आपने सम अप किया, सम अप करके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे आपने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास मीन आ जाएगा। इस तरह हमने ये मीन, मीडियन, मॉड सॉल्व कर लिया। जो थर्ड क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। हमारे पास जो इन स्टेट सप्लायर्स हैं उनकी तादाद 4 है, आउट स्टेट 6 हैं, टोटल 10 हैं। इन 10 में से हमने 3 लोगों को ऑर्डर देना है। तो जो सैम्पल स्पेस है उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं 10C3, 120 ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम वो सारे के सारे ऑर्डर यानी तीनों ऑर्डर इन स्टेट को देते हैं तो इसका मतलब 4C3, 6C0, आउट स्टेट को हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो ये इन स्टेट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। अगर हम ये सभी ऑर्डर जो है वो इन स्टेट की बजाय हम आउट स्टेट्स को दे दें, आउट स्टेट सप्लायर को अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं तो फिर ये 4C0 और 6C3 ये 20 आ रहा है, तो 20/120 फेवरेबल केसेस ओवर टोटल, ये आउट स्टेट की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हम कम से कम एक ऑर्डर जो है वो इन स्टेट को देना चाहते हैं, हमारा वेरिएबल एक्स जो है वो इन स्टेट सप्लायर को इंडिकेट कर रहा है, तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट हम टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से इसका अपोजिट जो है वो माइनस कर देंगे। तो इसका अपोजिट जो है इट मीन्स कि कोई ऑर्डर आपने इन स्टेट को नहीं दिया, आउट स्टेट के सारे ऑर्डर चले गए, तो ये आपके पास आउट स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है 1 में से इसे माइनस करें तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट 4। अब फोर्थ क्वेश्चन में कहते हैं कि जी 10% टूल प्रोड्यूस्ड in a certain manufacturing process turn out to be defective, find the probability that in sample of 10 tools chosen at random, exactly 2 will be defective by using binomial distribution, by using Poisson approximation to binomial distribution। अब यहाँ पर जो 10% टूल्स हैं वो आपके डिफेक्टिव हैं, तो P आपके पास हो गया 10%, ये P है, 1 में से P निकाल दें तो ये Q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9.9, N की वैल्यू जो है ये 10 है। जब हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। हमारा जो एक्स है वो डिफेक्टिव टूल को शो कर रहा है, यानी जो रैंडम वेरिएबल एक्स है इंडिकेट करता है नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव टूल्स। तो एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, एंड ये इस PMF के हवाले से जब आप इसमें कीमतें रख देंगे तो ये हमारा बायनोमियल का PMF खुलेगा। इसमें जो x है वो 0 1 2 अप टू 10 तक जाएगा। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव की, तो x की जगह पर बेटा आपने रखना है 2, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब इसी डाटे के ऊपर वो कहता है कि अगर आप बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं, यानी पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बायनोमियल, तो फिर इस सिचुएशन में हम लोग लैम्डा निकालेंगे। लैम्डा जो है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है। अब ये पॉइंट आपने बेटा जहन में रखना है, इस सवाल के ऊपर एक्चुअली
जो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूज़ नहीं होता, लेकिन उसने चूँकि बाउंड कर दिया है इस वजह से हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास n की वैल्यू आ रही है 1, NP की वैल्यू जो लैम्डा है ये आपके पास है 1। अब ये लैम्डा जो है ये एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव टूल है, तो जो x है फॉर नंबर ऑफ डिफेक्टिव टूल, जो पाइसन का PMF है वो हमारे पास ये है। लैम्डा की जगह पर हमने ये 1 रख दिया और यहाँ x की जगह पर 2 रखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी, ये न्यूमेरिकल आंसर होगा। जो क्वेश्चन 5 है इसमें कहता है कि ए सॉफ्ट ड्रिंक मशीन इज रेगुलेटेड so that it discharge an average of 200 milliliters per cup. If the amount of drink is normally distributed with standard deviation 15 milliliter, what fraction of cups will contain more than 240 milliliter? What is the probability that a cup contains 191 to 209 milliliter? How many cup will likely to overflow if 230 milliliter cups are used for next 1000 drinks? अब ये 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, एक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है और उन कप्स की तादाद निकालनी है जो ओवरफ्लो कर जाता है। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर वो है एवरेज की, यानी मीन दिया हुआ है एक और दूसरा दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। जो मीन की वैल्यू है वो दी हुई है 200 और सिग्मा जो है ये 15 मिलीलीटर है। इसको आपने पहले जी में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको भी जी में कन्वर्ट करें, इसमें से मीन निकालना सिग्मा पे डिवाइड, इसमें से भी मीन निकालना सिग्मा पे डिवाइड। ये मीन और सिग्मा आपको दिए गए हैं। अब ये ध्यान में रखना है कि इसका जो न्यूमेरिकल आंसर है वो अपने इशारिये के बाद 2 डिजिट तक रखना है। उसकी वजह ये है कि आपने यहाँ पर जो स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल है वो यूज़ करना है और वो इशारिये के बाद 2 डिजिट तक का होता है। 3 तक अगर आप लगाएंगे तो फिर आपको इंटरपोलेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जो लेबोरियस है। 2.67 जो है इसको अब आपने जो टेबल है उसमें से देखना। अब ये 2.6 को 7 पे आप देखेंगे तो ये हमारे पास है 2.6, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल है। इसको 7 पे ले जाएं तो इसे जब आप 7 पे ले जाएंगे तो ये 0.9962 हमारा आंसर आ रहा है। 1 में से इसे माइनस कर दें तो ये 0.38% आंसर होगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है कि 191 से लेके 209 तक, तो इसको भी जी में शिफ्ट किया, इसको भी जी में शिफ्ट किया, इसको भी जी में शिफ्ट किया, म्यू निकाला सिग्मा पे डिवाइड, इसका न्यूमेरिकल आंसर, इसका न्यूमेरिकल आंसर। अब बड़ी में से छोटी निकाल दें, इसमें से आपने इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो माइनस करनी है, यानी क्यूमुलेटिव फॉर्म में। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन -0.6, इन दोनों को आपने जो स्टैंडर्ड नॉर्मल का टेबल है क्यूमुलेटिव फॉर्म का उसमें से देखना है। 0.6 को 0 पे देखें तो ये आंसर आ रहा है 0.7257, ये आंसर हो गया। और -0.6 को आपने 0 पे देखना है। अब -0.6 पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.2743, तो इन दोनों को माइनस करें, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हमने निकालना है नंबर ऑफ कप्स को 1000 में से जो 230 मिलीलीटर से ओवरफ्लो में जा रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 230। अब इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से शिफ्ट कर लिया इसमें, इसको भी जी में ले गए, इसको भी आपने जी में शिफ्ट किया और इसे अब आपने क्यूमुलेटिव का जो टेबल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का उसमें से देखना है। 2 को आपने 0 पे देखना है, तो 2 को 0 पे देखने से हमारे पास आंसर आ रहा है 0.9772। तो 1 में से ये 9772 आप माइनस कर दें तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसको अब आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने उन नंबर ऑफ कप्स को मालूम करना है 1000 में से कितने ऐसे कप हैं जो ओवरफ्लो कर गए हैं, यानी जिनमें 230 मिलीलीटर से ज़्यादा कॉफ़ी या ड्रिंक जो है वो आपने डाला है। तो ये कप्स की जो तादाद है ये
23 आ रही है। इसको राउंड ऑफ करके आपने लिखना है, इशारिये में आएगा आंसर, बट क्योंकि नंबर ऑफ कप्स हैं, तादाद है, इसलिए ये राउंड ऑफ करके लिखी जाएगी। लास्ट हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें जो इंफॉर्मेशन दी है, द फॉलोइंग आर द वॉल्यूम इन डेसीलीटर्स ऑफ 10 cans of peaches distributed by certain company. Find the 90% confidence interval for variance of all such cans of peaches distributed as company distributed by this company, assuming the volume टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। यहाँ पर जो डाटा आपको दिया गया है ये x है, वॉल्यूम ऑफ पीचेस कैन, इसका आपने स्क्वायर ले लिया और इससे मेन और वेरिएंस जो है ये आपने बना लेना है। वेरिएंस बना लें तब भी ठीक है, और अगर आप इसको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन में ले जाएं तब भी ठीक है। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरिएंस जो है ये आपने मालूम करना है। तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरिएंस के लिए हमारे पास ये जनरल फार्मूला है। अगर आपने वेरिएंस यूज़ किया हुआ होता तो फिर मैंने यहाँ पर n-1 इंटू एस स्क्वायर लिख देना था, यानी इसको मैंने ऊपर नीचे n-1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेना था। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल वेरिएंस के लिए। तो यहाँ काई स्क्वायर की वैल्यू जो है ये हम लेंगे, इसकी कीमत हमने निकाल ली है। ये वाली जो वैल्यू है यहाँ अल्फ़ा की जगह पर हमने लिखना है 10%, क्योंकि 1 माइनस अल्फ़ा 90% है, तो 1 माइनस अल्फ़ा के अगेंस्ट जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो होगी 10%। तो ये 0.10/2, ये n जो है ये n ज़हन में रखना है, ये 10-1 यानी 10 में से 1 निकाल के जो आंसर आया वो लेना है यहाँ पर। तो ये इसको आपने काई स्क्वायर के टेबल में से 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर ये दोनों वैल्यूज़ को आपने देख के लिखना है और फिर आपने इसे यूटिलाइज़ करना है। ये मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पहली जो वैल्यू है ये आ रही है 0.05 पे। ये मेरे पास एक काई स्क्वायर का टेबल है, 0.05 पे आपने ये देखना है। ये 0.05 है, इसको आप 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देख सकते हैं। ये एक वैल्यू आ गई। इसी के पैरेलल आपने जो नेक्स्ट वन वैल्यू जो देखनी है वो ये वाली होगी 0.05 के अगेंस्ट। ये है 0.05, क्योंकि उसको आपने डिवीजन में शिफ्ट किया हुआ है, तो ये आपने यूज़ की है 0.05 पे ये वाली वैल्यू, और इसी तरह यहाँ पर जो है ये 0.05 पे ये वाली वैल्यू। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपने यूज़ करके सॉल्व कर लेना। ये हमारा न्यूमेरिकल आंसर होगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।